स्टार्टअप फंडिंग दोस्तों एक बहुत ही डिजायरेबल चीज है। हर एक स्टार्टअप चाहता है कि उसकी फंडिंग हो जाए, लेकिन इस फंडिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं या एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो एक चीज है जो आपको लगता है बहुत ही जरूरी है, वो है फंडिंग। क्योंकि जब तक स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक पैसे नहीं होंगे, जब तक पैसे नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा तो कस्टमर नहीं होंगे, कस्टमर नहीं होंगे तो रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। स्टार्टअप फंडिंग के बिना चल ही नहीं सकता। काफी हद तक सही है, लेकिन काफी हद तक सही नहीं भी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मिथ्स शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है आपको पता हो इससे पहले कि आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग की खोज पर निकलें। मिथ नंबर 1 कि हर एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल सकती है। बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे ही आप एक स्टार्टअप का आइडिया लेते हैं और आपके दिमाग में वो स्टार्टअप का आइडिया आता है, कोई आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए और बोलिए ये लीजिए हमारी फंडिंग, हम तो हाजिर हैं, आप ही ने देर कर दी, हम तो बहुत देर से वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है। हर एक बिजनेस फंडेबल नहीं होता है। जब मैं फंडिंग बोल रहा हूं दोस्तों तो मैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के बारे में बात कर रहा हूं, वीसी फंडिंग जिसको कहते हैं। वीसी फंडिंग हर एक बिजनेस को नहीं मिलती है। सिंपली क्यों? क्योंकि वीसी फंडिंग एक सर्टेन एसेट क्लास या एक सर्टेन स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई है। वो होते हैं हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं या अगर आप एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो क्वाइट पॉसिबली आपको वीसी फंडिंग नहीं मिलेगी और आपको उसके लिए सर्च भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी है। आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कोई लोन लें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से कुछ लोन लें, बैंक से इवेंचुअली अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसके बेसिस पे लोन लें। लेकिन इक्विटी फंडिंग, वीसी फंडिंग बहुत मुश्किल है। मिथ नंबर 2 कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको स्टार्टअप से और फाउंडर से बहुत प्यार है। ये काफी हद तक सही नहीं है, काफी हद तक सही भी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स फाउंडर्स या स्टार्टअप्स को प्यार नहीं करते, बिकॉज अल्टीमेटली वो पैसा उन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनका फंडामेंटल रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, और वो ये है कि ये सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास गए। वो पेंशन फंड हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी फंड्स हो सकती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और उनके पास जाके उन्होंने ये बोला कि आप अपना पैसा स्टॉक्स में डाल रहे हैं, आप अपना पैसा एफडी में डाल रहे हैं, आप अपना पैसा रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, इसमें से कुछ पैसा आपको स्टार्टअप्स में भी डालना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स में रिस्क तो है लेकिन रिटर्न्स भी थोड़े अच्छे हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप लीजिए हमारा पैसा, लेकिन आपको एक मिनिमम रिटर्न तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। तो जो ये इन्वेस्टर्स हैं उनके भी एक इन्वेस्टर है, उनके भी माँ बाप हैं, माँ बाप है माई बाप है, माई बाप है, माँ बाप तो है ही, माई बाप है, जिनसे उन्होंने पैसा लिया है टू डिप्लॉय एंड गिव टू स्टार्टअप्स। उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन इन्वेस्टर्स की तरफ है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं अगर अपने पिताजी से पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं और मैं रिलायंस के स्टॉक खरीदूं तो मुझे मुकेश अंबानी से प्यार होगा, लेकिन कुछ ही हद तक सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पिताजी की तरफ है, क्योंकि उनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं। तो मुकेश अंबानी बेटर मेक माई मनी वर्क, क्योंकि अगर रिलायंस का स्टॉक वैसे काम नहीं करता जैसे कि मैंने सोचा था या प्लान किया था तो मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे। मुकेश अंबानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिथ टू ब्रेक। नंबर 3 कि जब कंपनी में फंडिंग होती है और उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो मैं अमीर होता हूं। अगर आप एक फाउंडर हैं तो आपकी वैल्यूएशन कंपनी की आपके लिए पैसे नहीं बना रही, वो पेपर पे वेल्थ है। हां, उस कंपनी को आप ओन करते हैं, 30% हो सकता है, 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, जितना भी हो। और अगर आप बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं, यूनिकॉर्न बन चुके हैं, मैंने यूनिकॉर्न पे एक वीडियो बनाया था, प्लीज उसको देखिएगा।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जब फंडिंग होती है तो वो फंडिंग कंपनी में होती है, फाउंडर में नहीं होती। वो जो पैसा है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है एंड इट हैज टू बी यूज्ड फॉर कंपनी पर्पसेस। सो द कंपनी बिकम्स रिचर। उस कंपनी के तहत आप क्योंकि एक शेयर होल्डर हैं एज अ फाउंडर, आपकी पेपर वेल्थ इंक्रीज होती है, लेकिन इसका बिल्कुल भी रिजल्ट ये नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे या आप इसकी वजह से अमीर बन चुके हैं। मिथ नंबर 4, सिर्फ IIT IIM वालों को फंडिंग मिलती है, बाकी तो हम सब गधे हैं। मैं भी बाय द वे इंक्लूडेड हूं, पर ये सच नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं हिंदुस्तान में। इनफैक्ट जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, उसमें से कोई भी स्टार्टअप फाउंडर IIT IIM से नहीं है। लेकिन ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि IIT IIM वालों को ज्यादातर फंडिंग क्यों मिलती है, बिकॉज दैट इज ट्रू। और वो इसलिए क्योंकि दे हैव बीन थ्रू अ सर्टेन एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से शायद वो एक्सपोजर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो नेटवर्क हो, उनके आइडियाज जो हैं वो ज़्यादा आसानी से VC वर्ल्ड पे सरफेस कर जाते हैं। और ये भी है कि VCs में ज़्यादातर लोग IIT IIM के ही बैकग्राउंड से हैं, तो एक नेचुरल अफिनिटी रहती है। बट इट विल बी एब्सोल्युटली अनफेयर टू से कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ IIT या IIM फाउंडर्स को ही इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ टीम, आइडिया, मार्केट, अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इफ दैट इज समथिंग दैट दे इंप्रेस्ड बाय, इट डजंट मैटर कि उस फाउंडर की पेडिग्री क्या है, उन्होंने कितने नंबर के साथ अपने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन करी, वो किस कॉलेज में गए थे। नन ऑफ दैट इज मटीरियल। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द कन्विक्शन ऑफ द फाउंडर, द स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। मिथ नंबर 5 कि अगर आपने एक बार फंडिंग उठा ली तो डन, अब तो फंडिंग आ गई, पैसे आ गए, अब फिर से नहीं करना पड़ेगा, आप कंपनी चलाएंगे। दिस इज अ बिग मिथ। इसके लिए थोड़ा सा यह समझना जरूरी होगा कि VC वर्ल्ड चलता कैसे है। अब ये होती है प्राइवेट कंपनीज। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनका स्टॉक प्राइस जो है वो आप जाके खरीद सकते। तो एक VC ने आपकी स्टार्टअप में पैसे डाले और एक सर्टेन वैल्यूएशन पे डाले। अब उनका फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए हुए हैं, ये वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बढ़े। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन कब बढ़ती है? तभी जब उसकी फिर से वैल्यूएशन होती है। इसका मतलब ये कि जब आप एक बार फंडिंग उठाते हैं, यू ऑलमोस्ट साइन अप टू कंटिन्यू रेजिंग मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, क्योंकि दैट इज द ओनली वे यू गिव अ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर का बिजनेस दोस्तों है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना और उससे एक रिटर्न कमाना। वो रिटर्न उनको तभी मिलेगा जब कोई और इन्वेस्टर उनकी जगह लेगा और उस स्टार्टअप में और पैसे डालेगा। विच मीन्स अगर आपने एक बार फंडिंग ले ली तो आप इम्प्लिसिटली हर बार फंडिंग लेने के लिए अग्री कर रहे हैं। एंड दैट मे नॉट बी समथिंग यू वांट टू डू, इट मे नॉट बी समथिंग दैट यू विश टू साइन अप फॉर। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि मिथ दैट फंडिंग सिर्फ एक ही बार चाहिए इज समथिंग दैट इज क्वाइट प्रेवलेंट। मिथ नंबर 6, एक बार पैसे आ गए हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी। बस पैसे की कमी थी, बाकी हर एक चीज सॉल्व हो चुकी थी। मनी डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, मनी एनेबल्स यू टू सॉल्व थिंग्स। पैसे अगर आएंगे तो हाँ आप एक टीम हायर कर पाएंगे, पैसे आएंगे तो आप मार्केटिंग कर पाएंगे, पैसे आएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, पैसे आएंगे तो आप टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अच्छा सा खरीद पाएंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि पैसे आने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, आपको वो प्रोडक्ट बेचना तो पड़ेगा, आपको कस्टमर का अप्रूवल अर्न करना ही पड़ेगा। नन ऑफ दैट इज समथिंग दैट मनी कैन सॉल्व फॉर। बहुत 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 सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जहां पैसा रेज करने के बावजूद बिजनेसेस सक्सीड नहीं हो पाते। इनफैक्ट 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल एंड इट्स ओनली बिकॉज द प्रोडक्ट डिडंट वर्क, नॉट बिकॉज दे weren't able to raise money. So money does not solve everything. मिथ नंबर 7, फंड रेजिंग ना आसान है या फंड रेजिंग ना बहुत मुश्किल है। दोनों में से कुछ भी नहीं।
फंड रेजिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक फाउंडर हैं तो जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी बनाना, प्रोडक्ट बनाना, उसको बेचना, प्रॉफिट जनरेट करना, वैसे ही अपनी कंपनी में कैश जनरेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो स्टार्टअप फंडिंग से हो या वीसी फंडिंग से हो, डेट फंडिंग से हो या लोन से हो, या द बेस्ट तरीका कंज्यूमर से जो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं उसी से कंपनी फंड हो सकती है। बट वट एवर द केस में भी, फंडिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ नेसेसिटी, क्योंकि पैसा चाहिए हर एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए, हर एक बिजनेस को चलाने के लिए। ये नाइदर आसान नॉर हार्ड है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि प्रोडक्ट बनाना आसान है या प्रोडक्ट बनाना हार्ड है। प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, इट इज अ नेसेसिटी। मिथ नंबर 8, स्टार्टअप फंडिंग या वीसी फंडिंग फ्री है क्योंकि ये पैसे वापस नहीं देने पड़ते, क्योंकि इक्विटी है। बट दैट्स नॉट ट्रू। While it is technically true कि अगर खुदा ना खास्ता आपका स्टार्टअप ना चले तो जो भी आपने फंडिंग रेज करी है वो आपको वापस नहीं करनी, अनलाइक लोन जो आपको वापस चुकाना ही पड़ेगा। बट साइकोलॉजिकली दोस्तों, इट इज अ बर्डन, इट इज अ लोन। मैंने $43 मिलियन रेज करे नियर बाय के लिए, एंड आई नो दैट एवरी सिंगल डे आई यूज टू ऑलवेज थिंक ऑफ द फैक्ट कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं और उनको मुझे एक रिटर्न देना है। And that becomes a moral responsibility. It becomes something that if you're unable to do, it hurts you. It hurts you really bad. So physically, financially, it may not manifest itself, लेकिन psychologically, emotionally ना दोस्तों, आपको वो खाता है. And it's not an easy thing to be in the middle of. Myth number 9, कि अगर आइडिया और मार्केट है तो that's enough. इसके बेसिस पे फंडिंग मिल जाएगी। नहीं, आइडिया और मार्केट इनफ नहीं है, टीम बहुत जरूरी है। और इस टीम में आपकी एज ए फाउंडर पर्सनालिटी, आपका कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जरूरी हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सुनना कि नहीं सिर्फ आइडिया और मार्केट के बेसिस पे ही फंडिंग हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता कि फाउंडर कहां से है, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्क पड़ता है। ये जिंदगी है और बहुत सारी चीजें जो है ना वो इम्प्लिसिट होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, जताई नहीं जा सकती, लेकिन इन एक्शन दिखती हैं। एक फाउंडर जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत ही मास्टर स्टोरी टेलर हैं, एक ऐसा ख्वाब बुनते हैं जहां से पता चलता है कि ये स्टार्टअप कितना बड़ा हो सकता है, कितनी आगे जा सकता है। दे विल फाइंड इट ईजियर टू रेज मनी एज अगेंस्ट एक ऐसा फाउंडर जो कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, उनके पास पूरा कंट्रोल नहीं है व्हाट टू से, वो कॉन्फिडेंस नहीं है विद विच टू से इट। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और फाइनली मिथ नंबर 10, कि अगर मैंने वो फंडिंग ले ली तो फिर मैं जितने में भी बेचूं वो 100% मेरा अपसाइड होगा। क्योंकि अगर मेरे पास फर्ज करिए 40% है कंपनी का और मैं इस कंपनी को आगे जाके $10 मिलियन का बेच देती हूं तो मुझे $4 मिलियन मिलेंगे। नहीं, एक बहुत ही बड़ा मिथ ये होता है कि जो आपकी ओनरशिप है वही आपकी डायरेक्ट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना। एक चीज होती है लिक्विडेशन प्रेफरेंस। एंड लिक्विडेशन प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी पैसे इन्वेस्टर्स ने डाले हैं, जब भी कंपनी बिकेगी सबसे पहले उतना पैसा बाहर निकलेगा और उसके बाद जो बचा होगा वो बटेगा इन दी ओनरशिप। तो अगर $10 मिलियन की कंपनी बिकी है और इन्वेस्टर्स $3 मिलियन डाल चुके हैं, तो सबसे पहले वो 10 में से 3 मिलियन ले लेंगे और जो बाकी 7 बचे होंगे वो इन द रेशियो ऑफ ओनरशिप आपको मिलेगा। सो योर कंपनी ओनरशिप डज नॉट ट्रांसलेट इनटू योर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बड़ा मिथ है। फंडिंग के ना दोस्तों बहुत सारे सुहावने ढोल सजाए जाते हैं, एंड खासकर प्रेस में, न्यूज में, ट्विटर में बहुत सारे गुणगान गाए जाते हैं ऑफ companies that are raising millions of dollars, founders who are becoming insanely rich, और वो सब कुछ सही है। लेकिन इन सब असलियत की बारे में कोई बात नहीं करता। ये सारे जो सच हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या अगर आप एक स्टार्टअप में एम्प्लॉई हैं तो इन सब ट्रूथ्स के बारे में आप जानें, उसको अच्छे से समझें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप से ये पूछें इज वेदर दिस इज व्हाट आई वांट टू साइन अप फॉर और दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू साइन अप फॉर। ऑन दैट नोट, दिस इज अंकुर वारिकू signing off.
अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।